नमस्कार साथियों, मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर, जिसमें हम केवल उत्तरों की ही चर्चा नहीं करेंगे, वरन उनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरी है, जो उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से उस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए और इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने कि जब कुछ थ्योरी या सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और विशेष मामलों को समझाने के लिए लागू किया जाता है, तो इसे निम्न रूप में जाना जाता है। तो देखिए, कुछ थ्योरी या सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और उसमें विशेष मामलों, देखिए यहाँ पर शब्द आया है विशेष, ठीक है, विशेष मामलों को समझाने के लिए लागू किया जाता है। मतलब जा कहाँ रहे हैं हम, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए यहाँ पर भावनात्मक चिंतन आएगा, पार्श्व चिंतन आएगा, विवेचनात्मक स्तर आएगा, तर्क आएगा, या फिर निगमनात्मक तर्क। देखिए दो प्रकार की शिक्षण विधियां, एक तो होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर और एक होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो जो प्राथमिक स्तर के छात्र होते हैं उनको समझाने के लिए सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है, मतलब उदाहरणों से नियम की ओर। जबकि निगमनात्मक तर्क में क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, और आगमनात्मक तर्क में क्या करते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है विशेष मामलों को समझाने के लिए, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा निगमनात्मक तर्क। तो निगमन विधि क्या होती है कि निगमन जो होती है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। तो यहाँ पर निगमनात्मक तर्क की बात की गई है। तो किसी मामलों सिद्धांतों को समझाने के लिए उनको स्वीकार किया जाता है और उनको सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ते हैं, तो ये निगमनात्मक तर्क में या फिर निगमन विधि में बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि जो बच्चे आंशिक रूप से देख सकते हैं उन्हें, जो मतलब कम देख तो सकते हैं परंतु आंशिक रूप से, आधे रूप से देख सकते हैं, मतलब उनकी समस्या क्या है देखने संबंधी। तो उनको क्या करना चाहिए, विशेष स्कूलों में रखा जाना चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है सामान्य स्कूल में एक विशेष प्रावधान के तहत रखा जाना चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनके लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं है। देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है ये तो बिल्कुल हम काट सकते हैं, क्योंकि चाहे किसी भी प्रकार का डिसेबल्ड बच्चा हो उनके लिए हमें शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। और एक है विशेष स्कूलों में रखा जाना चाहिए, तो विशेष स्कूलों में भी नहीं रख सकते क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है देख नहीं सकता है, ऐसा नहीं है, वो आंशिक रूप से देख सकता है। तो ये तर्क भी हम काट सकते हैं। बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए, तो विशेष प्रावधान तो करने पड़ेंगे उनके लिए क्योंकि बच्चा जो है वो आंशिक रूप से देख सकता है, तो ये भी हम काट सकते हैं। तो इसका तीसरा जो बच रहा है वो है सामान्य स्कूल में एक विशेष प्रावधान के तहत रखा जाना चाहिए। तो उन बच्चों को जो आंशिक रूप से देख सकते हैं, जो मतलब उनकी विजुअलिटी कमज़ोर है परंतु देख सकते हैं, तो उनके लिए हम विशेष प्रावधान कर सकते हैं और उन्हें सामान्य स्कूलों में रख सकते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए क्या करेंगे, विशेष प्रावधान करेंगे और उन्हें सामान्य स्कूलों में रखेंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, सामान्य स्कूल में एक विशेष प्रावधान के तहत उनको रखा जाना चाहिए। जो आंशिक रूप से देख सकते हैं और जो पूर्ण रूप से नहीं देख सकते उनके लिए हम ब्रेल लिपि का उपयोग करेंगे और विशेष स्कूलों में रखेंगे। जबकि जो आंशिक रूप से देख सकते हैं उनके लिए सामान्य स्कूलों में रखेंगे और विशेष प्रावधान करेंगे। तीसरा प्रश्न है, हम देखते हैं कि अधिगम में अक्षम बच्चे की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उपयोग किया जा सकता है। जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, देखिए लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पर लर्निंग डिसेबल्ड एलडी की बात की गई है। तो एलडी में बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि डिसकैलकुलिया आता है, डिस्ग्राफिया आता है। हमने पिछले वीडियो में इन पर डिस्कशन किया है, तो आपने 1-2 दिन से पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें हमारे निदान क्लासेस को सर्च कीजिए और उसमें आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहला जैसे कि हम पढ़ सकते हैं डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, डिसकैलकुलिया से ग्रसित होते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिस्ग्राफिया से, मतलब जो लिखना दूसरा चाह रहे हैं और वो लिख दूसरा देते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है 21 को 12 लिख देते हैं, कभी कभी वाज को सा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं वो डिस्ग्राफिया से की समस्या से संबंधित होते हैं बच्चे। या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिसलेक्सिया, मतलब वो किससे संबंधित होते हैं, पढ़ने संबंधी अक्षमता, ठीक है।
तो वो डिस्लेक्सिया से संबंधित हो, डिस्कैल्कुलिया मतलब गणित संबंधी जो बीमारियां होती है, वो बीमारी नहीं बोल सकते हैं, अवधान बोल सकते हैं उसको, तो वो बच्चे में होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा कि अधिगम, जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो कभी कभी 21 को 12 लिख देते हैं, कभी कभी वाज को सा कर देते हैं, या फिर और बहुत सारे गलतियां करते हैं लिखने में। तो ये डिस्ग्राफिया आता है। डिस्ग्राफिया जो है लर्निंग डिसेबल्ड का ही एक टाइप है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अधिगम में अक्षम बच्चे होते हैं, उनकी पहचान कर लेके निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार उपयोग में लाया जा सकता है। तो वो बच्चे क्या गलतियां करते हैं, वाज को सा कर देते हैं, या फिर कभी कभी 21 को 12 लिख देते हैं। तो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, तो वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं हम कि आरटी अधिनियम भारत में निम्न दिनांक से लागू हुआ। देखिए ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है कि आरटी जो राइट टू एजुकेशन का नियम है, ये लाया गया 2009 में, ठीक है। कब लाया गया, जब 2009 में 4 अगस्त 2009 को 4 अगस्त 2009 को जो है ये अधिनियम भारत की संसद में पारित हुआ, ठीक है। भारत की संसद में पारित हुआ। उसके बाद क्या किया गया कि इसको लागू कब किया गया। देखिए यहाँ पर मैंने जो 4 अगस्त दिनांक बताई है वो क्या है, संसद में पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद जो है वो भारत के राजपत्र में जारी किया जाता है। और उसको लागू कब किया गया, तो भारत में लागू जो किया जाता है आरटी अधिनियम को, वो किया जाता है 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल को हम सबको पता है कि नया सत्र प्रारंभ होता है स्कूलों का, तो उस समय 1 अप्रैल 2010 से जो है आरटीई अधिनियम लागू किया गया। अब आरटीई अधिनियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आरटीई अधिनियम या फिर आरटीई राइट टू एजुकेशन का एक्ट क्या है। तो राइट टू एजुकेशन का एक्ट भारतीय संविधान के देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें कहा गया है, राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। तो उसके अंतर्गत वो किसमें था, वो था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उसको लाया गया मूल अधिकार में। तो ये संशोधन जो किया गया है, ये 86वां संविधान संशोधन, ये भी पूछ सकता है आपसे 86वां संविधान संशोधन कब किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन किया गया सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। उसके माध्यम से जो है नीति निर्देशक तत्वों से शिक्षा के अधिकार को किस में लाया गया, मूल अधिकारों में। तो मूल अधिकारों में लाया गया। और अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत या फिर 21A बोल सकते हैं, तो 21 क के अंतर्गत उनको किस में शामिल किया गया, मूल अधिकार में। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया, और 2002 में इसको 86वां संविधान संशोधन किया गया और एक मूल अधिकार बना दिया गया कि भारत के प्रत्येक बच्चे को जो है वो शिक्षा पाने का अधिकार होगा। तो ये थी इसकी पूरी कहानी आरटी की। तो आरटी अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जबकि 4 अगस्त 2009 को जो है ये संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। अब 5वां प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के अनुकूलन या फिर कंडीशनिंग में पहले से ही जो होती है CS और CR का पता लगाया जा सकता है। CS का मतलब क्या होता है, कंडीशनिंग स्टिमुलस, और CR का मतलब होता है कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। तो इस प्रकार के पता किससे लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर कंडीशनिंग पहले से ही दिया हुआ है। तो मतलब कंडीशनिंग अनुकूलन का प्रयोग किस सिद्धांत में हुआ है, तो देखिए यहाँ पर पहला दिया चिन्ह अधिगम सिद्धांत, मौलिक अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, अनुकूलन। तो अनुकूलन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये इस बात की व्याख्या करता है कि अनुकूलन में पहले CS और CR का पता लगाया जा सकता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत या फिर हम बोल सकते हैं परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये पावलोव द्वारा लाया गया। पावलोव द्वारा, इसी के उपलक्ष्य में पावलोव को 1905 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सिद्धांत दिया पावलोव ने, इसके कारण उन्होंने कुत्ते पर रिसर्च किया था, जिस कारण उनको 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत तय करता है कि पहले से ही CS और CR का पता लगाया जा सकता है। तो अनुकूलन का जो सिद्धांत दिया था वो क्लासिकल कंडीशनिंग, व्यवहारवादी थे कौन, पावलोव व्यवहारवादी थे। तो इस प्रकार से पावलोव जो है इनका क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत ये तय करता है।
अब छठा प्रश्न हम देख सकते हैं कि जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूहों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए तो इसका निम्न अर्थ होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए वंचित समूह होते क्या हैं। वंचित समूह ऐसे होते हैं जो मतलब है किसी सामाजिक परिस्थिति के कारण पिछड़े हो जाते हैं या फिर पिछड़ी स्थिति में पाए जाते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे SC/STs के जो होते हैं वो क्या होते हैं, वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं। SC/STs के बच्चे, तो उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसका निम्न अर्थ क्या होता है कि उनको विशिष्ट कक्षा में या फिर प्रतिभाशाली शिक्षा या फिर व्यावर्तक शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा। तो वंचित समूहों और जो अच्छे समूह के बच्चे हैं उनको साथ साथ में पढ़ाया जाना चाहिए, ये RTE का अधिनियम कहता है। तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। मतलब इनको वंचित समूह और सामान्य छात्रों को साथ साथ में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। हालांकि ये बहुत प्रश्न निम्न लेवल का है, इतना लेवल का प्रश्न नहीं है। तो और भी प्रश्न हैं जो लेवल के होते हैं। तो व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू इसके अंतर्गत आता है। देखिए, व्यवहार में हमने पहले के वीडियो भी देखे हैं, पहले के वीडियो भी हमने जाने हैं। उसमें से हमने पढ़ा है कि BS ब्लूम जो है उन्होंने अधिगम के 3 प्रकार के क्षेत्र बताए हैं अधिगम के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अधिगम के अनुक्षेत्रों की। तो BS ब्लूम ने जो है वो अधिगम के अनुक्षेत्रों को बनाया है। तो पहला है ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो कल्पना करना, मानसिक तर्क वितर्क करना, ये चीज़ें सीखता है। दूसरा होता है क्रियात्मक अनुक्षेत्र, जिसमें गामक क्रियाएं जो है होती है, कॉग्निटिव क्रियाएं जो होती है, जो मोटर सेंसर से संबंधित होती है, वो क्रियाएं जैसे कि चढ़ना, दौड़ना, नृत्य करना, कूदना, ये सब क्रियाएं जो है ये किसके अंतर्गत करता है, ये क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत करता है। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है भावात्मक अनुक्षेत्र। इस अनुक्षेत्र में क्या करता है, जैसे कि अपनी भावनाएं जो है वो बाहर निकालता है बच्चा, जैसे कि क्रोध करना, ईर्ष्या करना, दुख सुख, ये सब चीज़ें जो है ये किसके अंतर्गत आती है, भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू इसके अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू। तो अधिगम का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, भावनात्मक। मतलब बच्चा जो है वो अपनी भावनात्मक क्रियाएं कर रहा है, तो अधिगम का भावात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि सोचना, विचारना, तर्क करना, ये सब ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये BS ब्लूम का सिद्धांत है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ये BS ब्लूम का सिद्धांत है जिसमें 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, क्रियात्मक अनुक्षेत्र और भावात्मक अनुक्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र BS ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण किए गए हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण जोर देता है कि व्यक्ति इसके सिवाय सब कुछ करे। मतलब इसमें एक ऐसा छांटना है हमें जो किसके सूचना प्रक्रमण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के इसमें जोर देता है। तो ऐसा छांटना है जो नहीं देता है, ठीक है। 3 तो इसमें ऐसे हैं जो देते हैं जोर, और एक ऐसा छांटना है जो नहीं देता है। तो सूचना का रणनीतिबद्ध करना, ये हो सकता है, होगा। और सूचना को भूल जाना, या फिर तीसरा दिया है सूचना में तोड़ मरोड़ करना, या फिर सूचना का अभिलेखन करना। देखिए, सूचना में तोड़ मरोड़ करना मतलब सूचना कुछ और है और उसको हम दूसरी तरीके से उसमें कुछ मिला रहे हैं, तो ये तोड़ मरोड़ हो गया। सूचना का अभिलेख करना मतलब अभिलेखन करना, मतलब उसको किसी रिकॉर्ड करना, उसको अभिलेखन करना, अभिलेखों में लिखना, ये सूचना का अभिलेखन हो गया। और सूचना को रणनीतिबद्ध करना, ये 3 जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। परंतु सूचना को भूल जाना ये सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण पर जोर नहीं देता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सूचना को भूल जाना। अब 9वां प्रश्न देखते हैं, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। एक प्रभावी कक्षा कब होगी, जब पूर्ण शांति होगी, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण होंगे, या फिर जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत होगी, या फिर सख्त अनुशासन होगा। देखिए, सख्त अनुशासन भी ज़रूरी नहीं है और शांतिपूर्ण ये एक ज़रूरी हो सकता है, परंतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण ये भी होने चाहिए। उपकरण आपके पास, विभिन्न जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है आपके पास, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। परंतु सबसे अधिक जो प्रभावी कक्षा का वातावरण का अगर जोर देता है तो वो होगा जीवंत छात्र शिक्षक संबंध। मतलब जो सामने से प्रश्न आएंगे, अगर छात्र कुछ उस कक्षा में आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और आप उसका शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दे रहे हो, तो ये प्रभावीपूर्ण शिक्षण के अंतर्गत आता है कि छात्र और शिक्षक के बीच कितना तालमेल है, कितना मतलब प्रजातांत्रिक तरीके से जो है वो शिक्षण कार्य हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण होती है।
अब 10वां प्रश्न देखते हैं हम कि किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है। किंडरगार्टन शिक्षा की एक पद्धति है जो कि बहुत छोटे स्तर के बच्चे जो होते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनको सिखाने के लिए जो है ये इस प्रकार की पद्धति उपयोग में लाई जाती है। किंडरगार्टन पद्धति जो है ये कौन लेकर आए थे, तो फ्राबेल लेकर आए थे। फ्राबेल के द्वारा किंडरगार्टन पद्धति अपनाई गई थी। मतलब ये जो थे इस विधि के जन्मदाता हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं जनक है किंडरगार्टन विधि के। तो बच्चों का विद्यालय, इसका अर्थ क्या होता है, बच्चों का विद्यालय, बच्चों का अधिगम, बच्चों का बगीचा, या फिर बच्चों का खेल मैदान। देखिए किंडरगार्टन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बच्चों का बगीचा। बच्चों का बगीचा मतलब बच्चे खेलते कूदते हैं, डांसिंग कंपटीशन के द्वारा, कंपटीशन नहीं डांसिंग के द्वारा, या फिर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जो शिक्षण होता है वो होता है किंडरगार्टन में, और ये पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। तो किंडरगार्टन को कौन लेकर आए थे, तो फ्राबेल। ठीक है। स्प्रेंगर के व्यक्तित्व प्रकार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या, कौन सा स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किया है। जैसे कि हम देखते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो हालांकि दो प्रकार से ही, एक तो अर्जित व्यक्तित्व होता है और एक जन्मजात व्यक्तित्व। और विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा शास्त्री थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। परंतु जो स्प्रेंगर के अनुसार पूछा गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्प्रेंगर के अनुसार। तो देखिए स्प्रेंगर के अनुसार राजनीतिक व्यक्तित्व होता है, धार्मिक व्यक्तित्व होता है, आर्थिक व्यक्तित्व होता है, परंतु स्प्रेंगर के अनुसार भौतिकवादी व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं की गई है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि भौतिकवादी व्यक्तित्व। तो ये स्प्रेंगर के द्वारा नहीं बताया गया है। अब 12वां प्रश्न हमारे सामने है कि सहकारी अधिगम विधि में शिक्षक की भूमिका निम्न की होती है। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, हम किसी छात्र को कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी छात्र को सहयोगात्मक शिक्षण दे रहे हैं, तो वो होती है सहकारी अधिगम विधि। तो सहकारी अधिगम विधि में निम्न की भूमिका होती है। एक समन्वयक तथा प्रतिनिधि। शिक्षक की भूमिका पूछी गई है यहाँ पर कि शिक्षक किस प्रकार की भूमिका में कार्य करता है किस विधि में, सहकारी अधिगम विधि में। तो एक समन्वयक तथा प्रतिनिधि के रूप में, एक प्रतिनिधि तथा औपचारिक प्राधिकारी, या फिर एक निदेशक या एक संगठनकर्ता। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा एक फैसिलेटर होगा, एक समन्वयक होगा शिक्षक, और उस कक्षा का प्रतिनिधित्व करेगा। तो एक समन्वयक की भूमिका में जो है सहकारी अधिगम विधि में शिक्षक को कार्य करना जरूरी हो जाता है। अगला 13वां प्रश्न देखते हैं हम कि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ब्लूम के वर्गीकी का ज्ञानात्मक क्षेत्र शिक्षार्थियों में क्या प्रभावित करता है। देखिए अभी हमने ब्लूम के बारे में पढ़ा, मैंने बोला है कि BS ब्लूम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शिक्षा शास्त्र में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उनके तीन जो अनुक्षेत्र दिए गए हैं उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी बताया मैंने कि ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है जिसमें बच्चा जो है सोचना, विचारना, तर्क करना ये सीखता है। एक होता है क्रियात्मक अनुक्षेत्र जिसके अंतर्गत जो कॉग्निटिव क्रियाएं होती है, जो गामक क्रियाएं होती है, जैसे कि चलना, दौड़ना, नृत्य करना, कूदना, ये सब क्रियाएं जो क्रियात्मक के अंतर्गत आती है। एक होता है भावात्मक अनुक्षेत्र या फिर भावनात्मक अनुक्षेत्र, जो बच्चा दिल से सोचता है, जैसे कि किसी के प्रति संवेग प्रकट करना, दुख, ईर्ष्या, सुख, ये सब चीज़ें जो होती है ये किसके अंतर्गत आती है, भावात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ब्लूम का वर्गीकृत ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या करना आता है, तो विचार करना, तर्क करना, ये सब चीज़ें जो होती है ये ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो उसकी थॉट्स क्या है, उसके विचार क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आती है, तो ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये BS ब्लूम का वर्गीकरण है जो 3 प्रकार से होता है। 14वां प्रश्न हम देख सकते हैं कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक निम्न में अधिगम के साथ अधिक संबद्ध रहते हैं। कौन से शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की पूछा गया है, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। निम्न अधिगम के साथ अधिक संबद्ध रहते हैं। तो अनौपचारिक होता है या फिर औपचारिक होता है वातावरण, या फिर भौतिक वातावरण, या फिर सामाजिक वातावरण। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात की गई है, पर्यावरण की आसपास के पर्यावरण की बात की गई है। तो देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान जो होता है, बच्चा स्कूल में क्या सीखता है वो किस के अंतर्गत आता है, तो वो फॉर्मल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है या फिर औपचारिक। देखिए बच्चा जब स्कूल में कुछ सीखता है तो वो औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है, जबकि अनौपचारिक वातावरण जो होता है वो उसको कौन उपलब्ध कराता है, वो उसका घर उपलब्ध कराता है, परिवार उपलब्ध कराता है, आस पड़ोस उपलब्ध कराता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये परिवार के अंतर्गत आती है, घर के अंतर्गत आती है। माता पिता के संपर्क में जब बच्चा कुछ सीखता है तो वो अनौपचारिक शिक्षण होता है, वो अनौपचारिक वातावरण होता है। जबकि औपचारिक वातावरण के अंतर्गत फॉर्मल इन्वायरमेंट मतलब बच्चा जो स्कूल में कुछ सीखता है
कुछ वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सीखता है तो वो होता है औपचारिक वातावरण, ठीक है। और भौतिक वातावरण मतलब जो आसपास का वातावरण, जो पर्यावरण है वो उससे सीखता है तो वो भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। और सामाजिक वातावरण तो आप सब जानते हैं, बच्चा समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना, किस प्रकार से नैतिक गुणों का जो है वो विकसित करता है अपने, ये सब सामाजिक वातावरण के अंतर्गत बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से अगर छात्र सीखता है तो वो सीखता है औपचारिक वातावरण में। अब 15वां प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम के मानववादी सिद्धांतों के अनुसार शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है और क्या जरूरी है। मतलब ये पूछा गया है कि अधिगम के मानववादी सिद्धांत, मानववादी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अनुसार आत्महित होता है, आत्मसम्मान होता है, स्वार्थ होता है या आत्माभिव्यक्ति। तो जो मानववादी सिद्धांत है वो किस पर जोर देते हैं, मानववादी सिद्धांत जो होते हैं वो किस पर जोर देते हैं, तो आत्माभिव्यक्ति मतलब सेल्फ एक्सप्रेशंस के द्वारा जो बच्चा सीखता है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं कौन, मानवतावादी सिद्धांत। तो ये यहाँ पर 15 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं कि मतलब बच्चे के खुद के एक्सप्रेशंस क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशंस क्या है, तो वो महत्वपूर्ण होते हैं मानववादी सिद्धांतों में, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। इसमें बहुत सारे जो प्रश्न हमने चर्चा की है और हमने सिद्धांतों के बारे में जाना है। तो इस प्रकार से निदान क्लासेस के अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर महत्वपूर्ण जो हमारी ये मुद्दे हैं ये प्रत्येक छात्रों तक पहुँचे जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।